चलिए दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका प्रबोध आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। इससे पहले हम 7-8 क्लास से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष से पहले जितने भी टॉपिक थे, विशेष करके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावा वैदिक धर्म, ऋग्वेद और सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, ये सब जो है यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। और आज जो लुसेंट का हमारे टॉपिक है ये है मगध का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष। ये काफी महत्वपूर्ण हमारे पास ये टॉपिक रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात की जाए जो मगध राज्य है, आखिर ये अन्य राज्यों की अपेक्षा अन्य जितने भी महाजनपद थे उन महाजनपदों में जो है सबसे आगे यहाँ पे जो है मगध साम्राज्य कैसे उभर कर सामने आता है। तो इसके पीछे की स्टोरी है इसकी भौगोलिक स्थिति। साथ साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस मैप में अगर आप देखेंगे तो जो ये एरिया है, 1 मिनट में रेड पेन से करता हूँ, आप यहाँ पे इस मैप को देखेंगे तो ये है आपका मगध साम्राज्य। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहाँ पर इसकी राजधानी थी, अगर मैं इनकी राजधानियों की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो गिरिव्रज है, राजगृह है और पाटलिपुत्र है, ये अलग अलग इनकी राजधानी रह चुकी है। तो यहाँ पे चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसके साथ साथ में जो यहाँ पे पाटलिपुत्र इनके द्वारा राजधानी बनाई गई थी, तो ये मुख्यतः आपके जो गंगा नदी है, इसके साथ साथ में सोन नदी है, इनके संगम पर ये नदी राजधानी बनाई गई थी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे जो नदियां थी, नदियां इनका जो है सुरक्षा का मार्ग थी। इसके अलावा यहाँ पे जो पहाड़ है, पर्वत है, ये क्या है, इस राज्य को सुरक्षित रख रही थी। इसके साथ साथ में यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ था। इस कारण से यहाँ पे जो राज्य को कर मिलता था, कर की मात्रा क्या थी, अधिक थी। जिस कारण से यह क्या है, साम्राज्य जो है इतने उत्कृष्ट अवस्था में अपने पहुंचता है। साथ साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके आसपास में ही जो है यहाँ पे लौह अयस्क को पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पे जो अगर आप मगध की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हथियार की अगर हम बात करते हैं तो हथियार यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इनके पास उपलब्ध रहते हैं। तो ये इनके उत्कर्ष के कारण है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यतः हमारे पास जो है 5 राज्य या साम्राज्य आप कह सकते हैं मगध में मुख्यतः देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था। इनमें से सबसे प्राचीन जिसका उल्लेख मिलता है हमें वो है वृद्धरथ के शासन काल में। कहा जाता है यहाँ पे ये सबसे प्राचीन साम्राज्य यहाँ पे है, सबसे प्राचीन वंश इसको यहाँ पे वृद्धरथ को माना जाता है। उसके पश्चात यहाँ पे हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। नंद वंश के पश्चात हमारे पास यहाँ पे जो है मौर्य साम्राज्य पहुंचता है। अगर मौर्य वंश की बात करते हैं तो ये इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक प्रभावी जो वंश माना जाता है, यहाँ पे आपका मौर्य वंश माना जाता है। लेकिन मौर्य वंश से पहले हमें इन साम्राज्य के जो अन्य शासक हैं, इन शासकों को पढ़ना जरूरी है, इन वंशों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है आपकी क्या है, परीक्षा में जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो यहाँ पे इनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे प्राचीन वंश था, यहाँ पे जिसके शासक के रूप में यहाँ पे हमें वृद्धरथ का जो है यह नाम मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा जो है यहाँ पे जो गिरिव्रज है, जिसको आप राजगृह के नाम से भी जानते हैं, इसको यहाँ पे राजधानी बनाई गई थी। तत्पश्चात यहाँ पे जिसके पास हमारे पास अगला वंश आता है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के अगर शासक की बात करते हैं तो यहाँ पे है बिंबिसार, जिसके द्वारा यहाँ पे हर्यक वंश की जो है नींव रखी जाती है और यहाँ पे ये जो है अपनी राजधानी राजगृह को बनाते हैं। और उसके पश्चात आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे ये थे आपके शिशुनाग, और ये जो है अपनी राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित करते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ का एक प्रमुख वंश है नंद वंश। नंद वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसी के समय यहाँ पे जो है जो सिकंदर है, सिकंदर भारत में आक्रमण करता है। साथ साथ में यहाँ पे इसके संबंध में यहाँ पे जो महापद्मनंद है, जिसने यहाँ पे नंद वंश की स्थापना की थी, इनको यहाँ पे एक महान शासक जो है कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर नंद वंश के यहाँ पे जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका अंत करते हैं और यहाँ पे जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और यहाँ पे जो राजधानी है यहाँ पे पाटलिपुत्र को बनाते हैं। और पाटलिपुत्र आपको जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे मुख्यतः जो गंगा नदी है, साथ साथ में सोन नदी है, इसके संगम पर यहाँ पे ये राजधानी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। जो हमारे पास वृद्धरथ यहाँ पे शासक है, इनका बस इतना उल्लेख मिलता है कि एक प्राचीन शासक थे जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो यहाँ पे अगर कभी पूछा जाता है कि
मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश था या फिर शासक थे, तो यहाँ पे हमारे पास बृहद्रथ का उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात हम आएंगे हर्यक वंश पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हर्यक वंश की, इस वंश को जो यहाँ पे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, जितने भी शासक हुए हैं, अगर हम यहाँ पे अजात शत्रु की बात करते हैं तो अजात शत्रु भी यहाँ पे अपने पिता की हत्या करने के पश्चात यहाँ पे शासक बनते हैं। फिर यहाँ पे उदयन की बात करते हैं, उदयन भी यहाँ पे अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करने के पश्चात यहाँ पे शासक बनते हैं। अगर हम नागदशक की बात करते हैं तो नागदशक भी जो है इसी प्रकार से यहाँ पे हत्या करके ये क्या है, शासक बनते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इनको जो है पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हर्यक वंश, पितृहंता वंश जो है इसको कहा जाता है। और यहाँ पे इसके संबंध में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप जो प्रथम शासक है इसकी बात करते हैं तो यह हमारे पास बिंबिसार। बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार ने यहाँ पे जो है 544 ईसा पूर्व में, यहाँ पे है ईसा पूर्व की बात यहाँ पे चल रही है, ईसा पूर्व। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस समय मुख्यतः यहाँ पे हमको जैन धर्म और इसके साथ साथ में जो है बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। और इसी समय यहाँ पे मगध में जो है मुख्यतः जो है बिंबिसार है, बिंबिसार यहाँ पे हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी के आसपास करते हैं। और ये जो अपनी राजधानी है, राजधानी को बनाते हैं राजगृह में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ बिंबिसार है ये मुख्यतः बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। साथ साथ में यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए यहाँ पे ये जो इनके राजवेद होते हैं, जीवक को यहाँ पे महात्मा बुद्ध की सेवा पर भेजते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा कुछ प्रमुख जो कार्य किए गए हैं, इनको जिसके लिए जाना जाता है वो है यहाँ पे साम्राज्य विस्तार की। अगर हम बात करते हैं तो ये एक कुशल शासक के रूप में उभर कर सामने हमको दिखाई पड़ते हैं। अगर इनकी विदेश नीति की बात करते हैं तो विदेश नीति भी इनकी काफी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो विदेश नीति थी यहाँ पे काफी कूटनीतिज्ञ तरीके से यहाँ पे अपनी विदेश नीति को बनाते थे। इसके साथ साथ में ये एक कुशल युद्ध करता भी हम इनको कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेशी नीति को बनाने वाले शासक थे। साथ साथ में इन्होंने क्या है, अपनी कुशलता से यहाँ पे जो अंग राज्य था, अंग राज्य को हरा के इसको जो है अपने जो मगध साम्राज्य है, मगध राज्य में इसको मिला दिया था। इसके साथ साथ में इनके द्वारा जो यहाँ पे अवंती के राजा थे प्रदोत को क्या है, यहाँ पे इनके जो राजवेल थे, जीव को यहाँ पे क्या है इनके पास भेजते हैं और इनको यहाँ पे इलाज करते हैं, जिससे यहाँ पे प्रदोत काफी प्रभावित होते हैं और इनका जो यहाँ पे कुछ क्षेत्र यहाँ पे इनको दे देते हैं और अच्छी मित्रता दोनों के बीच में यहाँ पे हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पे इनको एक रोग हुआ था जिसका जो है इलाज नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे जो जीवक के द्वारा इसका इलाज कराया गया इनके, और उसके बाद ये जब ठीक होते हैं तो एक अच्छे संबंध इनके जो है बिंबिसार से बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए यहाँ पे एक जो नीति अपनाई थी वो थी यहाँ पे विवाह की नीति। इन्होंने यहाँ पे आसपास के जो साम्राज्य थे उनके जो महिलाएं, यहाँ से अगर हम बात करें जैसे कौशल नरेश है, कौशल नरेश की बहन थी महाकोशला से विवाह करते हैं। यहाँ से इनको कुछ क्षेत्र दान में मिलता है, दहेज में मिलता है। इसके साथ साथ में वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली के जो चेटक थे उनकी पुत्री चेलना से यहाँ पे बिंबिसार विवाह करते हैं। इसके साथ साथ जो मध्य देश है, मध्य देश की जो राजकुमारी थी क्षेमा, इनके साथ यहाँ पे ये विवाह करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित करके ये जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और अपने साम्राज्य को जो है सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पे 493 ईसा पूर्व में यहाँ पे जो इनके पुत्र होते हैं बिंबिसार की अजात शत्रु, ये अजात शत्रु जो है यहाँ पे जो बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या कर देते हैं। और यहाँ पे अजात शत्रु जो है यहाँ पे अगले शासक के रूप में यहाँ पे गद्दी पर बैठते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के दूसरे शासक हैं तो हो जाएंगे आपके अजात शत्रु यहाँ पे अपने पिता की हत्या करने के पश्चात 493 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है कुशिक नाम से भी जाना जाता है, इसको कुशिक कहा जाता है। यहाँ पे 493 बीसी यानी ईसा पूर्व में जो है ये अपने पिता की हत्या करने के पश्चात जो है मगध की गद्दी पर बैठते हैं या मगध के शासक बनते हैं। इनको अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती में जो है ये जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म के ये अनुयायी थे। लेकिन बाद में ये है जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। इनके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो इनके एक मंत्री थे,
वर्षकार, जिनको वर्षकार के नाम से भी जाना जाता है, ये काफी कुशल और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कूटनीतिक मंत्री के रूप में यहाँ पे वर्षकार को जाना जाता है। इनकी सहायता से यहाँ पे जो अजात शत्रु ने जो वैशाली है, वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये बौद्ध संगीति भी यहाँ पे जो है जो अजात शत्रु के समय राजगृह में होती है। और इसकी जो अध्यक्षता है ये है महाकश्यप के द्वारा जो है यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे 461 बीसी में इनकी हत्या जो है, जो इनके पुत्र है उदयन के द्वारा यहाँ पे अजात शत्रु की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पे जो है उदयन अगले शासक के रूप में यहाँ पे गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ पे ये उदयन की यहाँ मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 461 ईसा पूर्व में क्या है, यहाँ पे उदयन के द्वारा अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद यहाँ पे ये इस गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ पे जो पाटलीग्राम है, पाटलीग्राम की स्थापना का श्रेय यहाँ पे इनको दिया जाता है, उदयन को। इसके साथ साथ में ये जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करें, अक्सर यहाँ पे अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है, तो ये है आपके नागदशक को यहाँ पे हर्यक वंश के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। और इनके जो सेनापति थे शिशुनाग के द्वारा यहाँ पे नागदशक की हत्या करके यहाँ पे नागवंश की स्थापना की जाती है। तो जो अगला वंश आता है हमारे पास वो है नागवंश, काफी महत्वपूर्ण है।